अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर 3 के साथ आप सबके लिए आप सब खुश आमदीद। जब हम बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एस्पेक्ट्स की, यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने उसकी मैनिपुलेशन के ऊपर गौर किया था कि हम किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल इक्विलिब्रिया को किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी कैलकुलेशन में, और अननोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो थर्ड लेक्चर हमारा, जो कि आपको पता है कि ली चैटलियर के लेक्चर के बगैर इनकम्प्लीट रहता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए लागू होता है, और ये सीधी सीधी ये बात करता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, कुछ वक्त गुजरे और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपके पास तीन स्पीशीज रिएक्टेंट हैं, जिसमें ब्रोमेट आइन है, क्रोमियम 3+ आइन है, पानी है। ये रिएक्टेंट साइड पर है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी। ब्रोमाइड है, डाइक्रोमेट है और प्रोटॉन है। जब ये बनना शुरू हो जाएंगे तो प्रोडक्ट के जो आइंस हैं, ये बनते बनते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन तो हो ही रहा होगा, लेकिन क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये प्रोडक्ट दोबारा से आपस में मिलकर रिएक्टेंट साइड बनाना शुरू कर देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट जब जितनी रफ्तार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट उतनी ही रफ्तार से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब कुछ देर के बाद एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, तो अब उस वक्त जब इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो कोई भी रिएक्शन, अब हम उस पर कोई भी चेंज करेंगे ना, कोई भी स्ट्रेस डालेंगे सिस्टम पर, तो वो सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि वो जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसका असर कम से कम हो। जैसे आपके पास हमने सैंपल के तौर पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 एक्सपोनेंट 11 आ रहा है अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करेंगे। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम इन स्पीशीज की कंसंट्रेशन ये ले लें या ये दे दें, प्रोटॉन 5 मोलर है, डाइक्रोमेट 0.1 मोलर है, क्रोमियम 3+ 0.003 मोलर है, ब्रोमाइड आइन 1 मोलर है और ब्रोमेट आइन 0.043 मोलर है। इस मौके पे यानी इन कंसंट्रेशंस को देखते हुए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो नहीं है, जब आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं होते हैं और उस वक्त आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहलाता, वो रिएक्शन कोशेंट कहलाता है, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। K और Q में वाज़ेह फ़र्क है ही ये कि K इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो नंबर आपका निकल के आता है, और Q का मतलब है अभी इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्टर्ब हो चुका है आपका सिस्टम। तो उस वक्त आपके पास जो नंबर आ रहा होगा वो Q कहलाएगा। Q अगर K से ज़्यादा हो, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट साइड आपकी ज़्यादा बन चुकी है और अब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में तेज़ी से मूव करना होगा, ताकि आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका Q K के बराबर ना आ जाए। हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम में इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू थी वो 1 एक्सपोनेंट 11 थी, और इन कंडीशंस में अगर हम Q निकालेंगे तो वो 2 एक्सपोनेंट 11 है, यानी तकरीबन डबल है। तो जब आप रिएक्शन को प्रोसीड होने देंगे ना, यानी इनकी ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने के बाद रिएक्शन को छोड़ देंगे, तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे जो प्रोडक्ट साइड पे स्पीशीज है इनकी कंसंट्रेशन कम हुई हुई होगी, और जो रिएक्टेंट साइड पर स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई हुई होगी, और वो बिल्कुल वही रेशो होगा जिसके ऊपर आपकी Q की वैल्यू K के बराबर आ रही होगी, दैट इज 1 एक्सपोनेंट 11 आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने बस ये इस स्लाइड में यही बात डिस्कस की है। इसको हम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास जो, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है रिवर्सिबल और उसमें आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें, ठीक है ना, यानी राइट साइड पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऐड कर दें या रिएक्टेंट को रिमूव कर दें, तो आपके पास जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड यानी रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। इसका उल्टा अगर आप कर दें, यानी आप इक्विलिब्रियम साइड इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद रिएक्टेंट डालना शुरू कर दें या प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें, तब भी आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन की तरफ स्विच कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सही है। और अगर किसी भी लम्हे में अगर आप उसका Q निकालते हैं, रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं, और वो K से कम मालूम होता है, तो इसका मतलब ये है
कि अभी रिएक्शन को मजीद राइट डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, ताकि Q की वैल्यू बढ़े और बढ़ते बढ़ते वो K के बराबर आ जाए। अब इसका उल्टा हो, जिस तरह से हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर आपका रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो, ठीक है, तो उस वक्त आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन में स्विच कर जाएगा, यहाँ तक कि आपका जो Q है वो कम होते होते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या जब भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगी, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ केमिकल स्पीशीज को लेते हैं, जबकि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो हीट को भी एज अ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी आपका जब सिस्टम टेम्परेचर चेंज करता है ना, आप सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है, जो कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था थर्मोडायनामिक्स में, और यहाँ हम आपको वेरीफाई भी करा देते हैं कि आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको हमने कनेक्ट किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे वाजे आपको एक टेम्परेचर का इफेक्ट नजर आ रहा है। इसको अगर हम इक्वेशन को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, तो गिब्स फ्री एनर्जी को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, और डेल्टा एच बाई आर टी अलग हो जाएगा और टी डेल्टा एच बाई आर टी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड पर जो इक्वेशन थी, इसमें टी से टी कट जाएगा और आपके पास एंट्रोपी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अलग आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका नेगेटिव डेल्टा एच नॉट बाय आर टी पे अलग अप्लाई होगा, और आपके पास एंट्रोपी बाय आर पे अलग अप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो आपका फ्रैक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंट्रोपी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। यानी ये वो एंटिटी है, ये वो वैल्यू है जिसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसके चेंज करने की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो भी तब्दीली आएगी, वो सिर्फ इस फ्रैक्शन की वजह से आएगी, क्योंकि ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसमें टेम्परेचर शामिल ही नहीं है। तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये जो पूरी वैल्यू इसको कांस्टेंट कहते हैं, और ये टेम्परेचर की रेंज के लिए कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, हर टेम्परेचर की वो रेंज जिस पर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो, उस पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये जो टर्म है लेफ्ट साइड वाली, ये वाली, ये क्योंकि इसमें टेम्परेचर आ रहा है इक्वेशन में, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो डेल्टा एच जो है अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक इन नेचर रिएक्शन है, और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगा। और किस फ्रैक्शन से प्रोसीड करेगा, वो आपको ये वाला फर्स्ट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बयान करेगा। ठीक है, तो इन तमाम बातों को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने बताया है आपको, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम हो जाएगा। सही है, तो हीट को एज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ये लोग ट्रीट करते हैं, साइंटिस्ट ट्रीट करते हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट रिएक्टेंट साइड पे दिखाई जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट आपकी केमिकल रिएक्शन के फॉरवर्ड साइड पर दिखाई जाएगी, यानी यहाँ प्रोडक्ट साइड पर दिखाई जाएगी। अब अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ लिक्विड फेज में नहीं होता, यानी जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होमोजेनस फेज में हो, यानी केमिकल यानी लिक्विड फेज में हो, इसके बरक्स अगर आपके पास एक फेज सॉलिड भी हो सकता है ना, उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे आपके पास कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पानी में हल होता है, तो उसमें एक फ्रैक्शन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हल हो जाता है, बाकी बेशतर हिस्सा आपके सॉल्ट का जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में बॉटम पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ऐसा शोबा है जिसमें आपकी ये जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री है, वो इन टर्म्स ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम आपको गवर्न कर रही होती है, आपको बता रही होती है कि आगे किस तरह से करना है। बहुत सारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रेफरेंस सेल्स हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं, ये तमाम वो ब्रांचेज हैं आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जहाँ पे आपकी सॉल्यूशन केमिस्ट्री काम कर रही होती है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था
कि आपके जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स बजाते खुद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो डिजोल्व क्यों होते हैं, वो बाकायदा केमिकल रिएक्शंस के साथ हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे हम लिक्विड फेज के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला करते थे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसी तरह से सॉलिड फेज के अंदर अगर आपका इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है तो सॉलिड फेज में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका जो एक हिस्सा है रिएक्टेंट साइड का होगा या प्रोडक्ट साइड का होगा, वो हिस्सा सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉलिड की कंसंट्रेशन तो हम नहीं रख सकते। लिहाजा आपके पास जब आप हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, ये नहीं जिसमें एक फेज सॉलिड हो और एक फेज लिक्विड हो, तो उस वक्त आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट a multiplication of the individual concentration of ions, and it is more appropriate to write their activities rather than their molar concentrations. अब इस बात को समझने के लिए हम ये केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो रहा है। इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि 1.2 एक्सपोनेंट 10⁻⁻18 है। तो जब आप इस मर्क्यूरस क्लोराइड को पानी में डालते हैं ना, तो इसका बहुत सारा हिस्सा पानी में डिसोसिएटेड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन इसका डिजोल्व फॉर्म में ऊपर जाता है। अब वो जो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऊपर डिजोल्व फॉर्म में जाता है, आपको बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आएगा कि बस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी रुक गई है, अब मज़ीद सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हो रहा। इसके बरक्स यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हुआ होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो जो सॉल्ट के नज़दीक जो भी आपके पास आइंस थे, जैसे मर्क्यूरस और क्लोराइड आइंस, वो दोबारा से कंबाइन होके मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं जो बॉटम पे बैठता है, और जितना मर्क्यूरस क्लोराइड बॉटम पे बैठेगा उतना ही मर्क्यूरस क्लोराइड किसी दूसरी जगह से उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपके काउंटर आइंस हैं इनकी कंसंट्रेशन दोबारा से वही हो जाएगी जो पहले होनी चाहिए थी। तो इस तरह से बज़ाहिर तो आपको ये नज़र आएगा कि ये रिएक्शन सीज हो चुका है, ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यहाँ पे अब कुछ चेंज नहीं हो रहा। हकीकत में ये दोनों रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट के साथ चलते रहते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो चुका है। जब आपके पास कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, तो उस वक्त जो उसका केएसपी यानी उसके आयनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम केएसपी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसका केएसपी 1.2 एक्सपोनेंट -18 है, और किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को उस वक्त तक हम डिजोल्व करते जा सकते हैं जब तक आपके पास बॉटम पे सॉल्ट बैठना शुरू ना हो जाए। किसी भी सॉल्ट को किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को उस वक्त तक आप सैचुरेटेड नहीं कह सकते जब तक बॉटम पे उसका अनडिजॉल्व्ड सॉलिड ना बैठ जाए। ठीक है, तो बज़ाहिर तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, लेकिन वो हकीकत में सैचुरेटेड नहीं होगा यहाँ तक कि नीचे बॉटम पे कोई आपको सॉल्ट क्रिस्टल्स नज़र ना आ जाए। तो ये कंडीशन है किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने की। सही है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको एक चीज़ और बताती है कि जब आपके पास जो भी दो आइंस हैं, जैसे यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम कंसिडर कर लें तो मर्क्यूरस है और क्लोराइड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो केएसपी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली, आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे कोई एक कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जैसे क्लोराइड बाहर से डाल दिया या मर्क्यूरस बाहर से डाल दिया, तो क्या होगा कि इनमें से किसी इकाई की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो मर्क्यूरस है और क्लोराइड है, इनका प्रोडक्ट 1.2 एक्सपोनेंट -18 होना चाहिए था, अब ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि जो आपने एक्सेस चीज़ डाली है, जैसे क्लोराइड आयन डाला है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो 1.2 एक्सपोनेंट -18 ही होना चाहिए, तो यहाँ जो आपके पास मर्क्यूरस आयन है ये कम होना शुरू हो जाएगा। सही है, अगर एक आयन बढ़ रहा है तो दूसरा आयन कम होना शुरू हो जाएगा, ताकि ये जो कंडीशन है ना केएसपी की, ये सेटिस्फाई होती रहे। ठीक है, और एक और जो हम जो मिथ सोचते हैं, जो दिमाग में हमारी चल रहा होता है कि जनाब अब ये डिसोसिएट होगा मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे, तो हम इन दोनों की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। क्यों भाई, एक मोल अगर इसका टूट रहा है तो एक मोल ये बनेगा और एक मोल ये बनेगा। तो इसके केस पी में हम जो एक्सप्रेशन है इसमें मर्क्यूरस की जगह हम एक्स रख देते हैं, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे चाहिए। क्लोराइड की जगह भी हम
2x रख देते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे क्लोराइड के। तो 4x क्यूब से हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपके पास जो x है वो उसकी वैल्यू 6.7 एक्सपोनेंट -7 मोलर आ रही है। यानी जो मर्क्यूरस बनेगा इक्विलिब्रियम पे वो 6.7 एक्सपोनेंट -7 मोलर बनना चाहिए। और जो 2x यानी क्लोराइड 2x के बराबर होगा ना, ये 2 मोल्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपके पास क्लोराइड जो है वो 1.34 एक्सपोनेंट -6 मोलर बनेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम फर्स्ट ईयर से करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम ओमिट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो ये है कि आपका जो मरकरी है, यहाँ जो मर्क्यूरस आयन बना है, ये कंडीशन सिर्फ उस वक्त फॉलो होगी जब आपके सिस्टम में मर्क्यूरस क्लोराइड टूटे और मर्क्यूरस आयन बने और क्लोराइड आयन बने। इसके अलावा कोई और साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। इसके बरक्स अगर हम रियल केमिस्ट्री में चेक करें, रियल लाइफ में देखें, तो आपके पास जो मर्क्यूरस आयन है वो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे मर्क्यूरस हाइड्रोक्साइड बना देता है और यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना, पानी का किसी भी चीज़ से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁻⁻5.3 है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बरक्स जो दूसरा साइड रिएक्शन होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसको आपको मालूम है कि एक ही स्पीशी अपने लोअर और हायर ऑक्सीडेशन नंबर में पाई जाती है। तो यहाँ पे मर्क्यूरस आयन बजाते खुद एक मरकरी को दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाने देती है और एक मरकरी न्यूट्रल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नीचे बॉटम पे बैठ जाती है। ये दोनों ही ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे मर्क्यूरस आयन्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन थी, ये उस वक्त बैलेंस, ये उस वक्त आपके लिए काम करती जब सिर्फ ये 2 स्पीशीज जनरेट होती है और बाकी कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा होता। इसके बरक्स ये जो 2 रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस में जो मरकरी है वो कंज्यूम हो रही है, यानी ये जो आपका आयन है ये ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ली चैटलर क्या कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम पे अगर आप प्रोडक्ट को ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो मज़ीद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, ताकि ये डिसोसिएट होने के बाद इसकी कम होने वाली कंसंट्रेशन को वापस बढ़ा दें, ठीक है ना। तो आपके पास हकीकतन जितना मर्क्यूरस क्लोराइड डिसोसिएट होना चाहिए था एट इक्विलिब्रियम, उससे ज़्यादा हो जाता है, सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें वो करनी चाहिए अज्यूम करनी चाहिए। अब यहाँ पे किया जाए भाई, अब इस मसले का हल क्या है कि अगर हम दोनों स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन को एक साथ नहीं मालूम कर सकते, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये कहा जाता है अगर आपको एक्यूरेट किसी दूसरे आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो आपको किसी न किसी एक आयन को फिक्स करना ज़रूरी होगा, या किसी एक आयन की कंसंट्रेशन पता होनी ज़रूरी होगी, तभी आप एट इक्विलिब्रियम किसी दूसरे आयन की कंसंट्रेशन एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बोलें कि भाई आपका जो मरकरी है, जो मर्क्यूरस आयन है, वो 0.1 मोलर क्लोराइड के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे क्लोराइड आपका एक फिक्स्ड आयन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोराइड है फिक्स कर दिया मैंने। तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आएगा मरकरी के साथ, तो केएसपी मुझे मालूम है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन मैंने इस तरह सपोर्ट कर दी है ना। केएसपी की जो एक्सप्रेशन है वो दोनों आयनिक कंसंट्रेशन का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मर्क्यूरस के साथ क्लोराइड जो लगा हुआ होता है उसको डिवाइड करा दूँ दूसरे साइड पे ले जाके, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसमें मैंने क्लोराइड की कंसंट्रेशन रख दी और मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है, जो मेरे पास नंबर आया है वो है 1.2 एक्सपोनेंट -16 मोलर। यानी अगर 0.1 मोलर क्लोराइड के साथ जो मर्क्यूरस आयन इक्विलिब्रियम में होंगे वो 1.2 एक्सपोनेंट -16 मोलर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा होंगे तो प्रेसिपिटेट आउट होकर वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये इतना छोटा है कि हम ये कहते हैं कि ये तो भाई बिल्कुल नेग्लिजिबल है। कहाँ पे 0.1 मोलर क्लोराइड और कहाँ पे 1.2 एक्सपोनेंट -16 मोलर मर्क्यूरस आयन, तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। अब जब आपके पास जितनी स्मॉल चीज़ होती है ना, तो हल्का सा जो चेंज है, छोटा सा भी जो चेंज है, वो आपके सिस्टम में एक बड़े एरर को जन्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो इतनी कम कंसंट्रेशन है कि अगर आयन की जो ये कंसंट्रेशन है ये थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो डिजॉल्व मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तब्दील होगी। यानी अगर यहाँ पे 0.10 के बजाय 0.101 मोलर क्लोराइड हो गया, तब यहाँ पे मर्क्यूरस आयन की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब भी एक्यूरेट कंसंट्रेशन निकालें आप किसी भी आयन की एट इक्विलिब्रियम, तो उस वक्त दूसरा जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी जानना बहुत अहम है कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हर तरह हर जगह काम नहीं करती। यानी बहुत सारे आपके पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जो सॉल्युबल आयन पेयर्स बनाते हैं।
सॉल्युबल आयन पेयर्स ऐसे आयन पेयर्स होते हैं जो सॉल्ट के क्रिस्टल यूनिफाइड फॉर्म में ही रहते हैं, पानी में वो डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि वो इतने छोटे होते हैं कि पानी में घूमते रहते हैं और नेकेड आई से नज़र भी नहीं आते। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सॉल्युबल आयन पेयर्स, यानी ये सॉल्युबल होते भी नहीं है, डिसोसिएट नहीं हो रहे ना, लेकिन ये पानी के अंदर आपको अलग से नज़र भी नहीं आते। जैसे कैल्शियम सल्फेट के केस में आप ये देखेंगे कि जो कैल्शियम सल्फेट डिजोल्व हुआ होता है, उसका तकरीबन 1/3 33% कैल्शियम सल्फेट की सूरत में, आयन पेयर की सूरत में सॉल्यूशन में घूम रहा होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट आप बज़ाहिर तो समझ रहे होंगे कि डिजोल्व हुआ है, हकीकत में वो डिजोल्व नहीं हुआ होता। तो only 67% of that calcium sulfate will be dissolved and 33 will be in the form of soluble ion pair, जो बॉटम से उठ के बस पानी के अंदर घूम रहे हैं इधर से उधर, और वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप इक्विलिब्रियम पर गौर करें तो एक काउंटर आयन, यानी अगर हम कैल्शियम सल्फेट की डिसोल्यूशन की मिसाल ले लें, तो एक आयन के कंसंट्रेशन के चेंज होने से, यानी अगर मैं सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ तो मेरे पास कैल्शियम की जो आयन है इसकी कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली खुद ही चेंज हो जाती है। ठीक है ना, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। यानी अगर किसी भी तरह से मैं सल्फेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं या कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो KSP को मेंटेन करने के लिए जो आयन बढ़ाया गया है, जैसे सल्फेट अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो कैल्शियम आयन को लाजमन कम होना होगा, कम डिजोल्व होना होगा, ताकि जब सल्फेट और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका KSP 2.4 10⁻⁻5 ही आए। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी एक आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है तो कैल्शियम सल्फेट की डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आप किसी भी एक डिसॉल्व आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, और उसकी मदद से आप क्या करते हैं, ये जो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की डिसोल्यूशन अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम सल्फेट को देखें तो कैल्शियम सल्फेट का जो प्रोडक्ट है वो अंडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है। सही है, अगर आप किसी भी एक आयन को बढ़ाएंगे तो दूसरा आयन कम हो जाएगा, कम होने का मतलब है डिसोसिएट ही कम होगा सॉल्ट। तो इस तरह से हम कॉमन आयन इफेक्ट इंट्रोड्यूस करके किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, और इसी फिनोमेना को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने एक पार्ट ले लिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड का। ठीक है, एक पार्ट का मतलब है, चलें आप अज्यूम कर लें कि 10 ml ले लिया आपने। ठीक है, 10 ml आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl ले लिया। KCl का मेरे पास जो KSP है वो 13.7 आता है। सही है, इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम पे मेरे पास पोटाशियम भी तकरीबन 3.7 मोलर होना चाहिए और क्लोराइड भी तकरीबन 3.7 मोलर होना चाहिए। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में मैं एक टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूँ 6 मोलर HCl इक्वल वॉल्यूम में, यानी अगर 10 ml लिया था मैंने सैचुरेटेड KCl तो 10 ml ही मैं HCl डाल रहा हूँ 6 मोलर का। दूसरी टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने 10 ml सैचुरेटेड KCl लिया था तो उसमें मैं 12 मोलर HCl 10 ml ही डाल रहा हूँ, सिंपल सेम वॉल्यूम। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे प्रेसिपिटेट नजर आएंगे जो आपको नजर भी आ रहे हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट नजर नहीं आ रहे। तो आपके ख्याल से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रीज़न क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्यों बन रहा है? ज़रा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके फिर मुझे बताइए। ये सिर्फ ऐसे हवाई बातें नहीं कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे जिन लोगों से ये सॉल्व नहीं हो सका उनके लिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, जब आप ये 6 मोलर HCl डालेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का 10 ml तो 6 मोलर HCl होगा, और यहाँ से यहाँ तक, उप्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम रेस कर देते हैं। इतना ही 10 ml का जो वॉल्यूम है आपके पास, ये आपके पास सैचुरेटेड KCl का था। तो सैचुरेटेड KCl यहाँ पे डाइल्यूएंट के तौर पे यूज होगा, यानी ये जो 6 मोलर HCl है ये अपनी कंसंट्रेशन से आधी कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वॉल्यूम डबल हो रहा है। यानी आपके पास सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन बनेगी क्लोराइड आयन की, वो 6 मोलर की आधी कितनी होगी, 3 मोलर, है ना।
3 मोलर क्लोराइड बन रहा है। इसके बरक्स जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं 12 मोलर HCl ऐड करूंगा तो इसके लिए भी वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन 12 की आधी हो जाएगी क्योंकि डाइल्यूट कर रहा है इसको, तो ये 6 मोलर हो जाएगा। ठीक है। यानी एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास कंसंट्रेशन जो क्लोराइड की है, क्लोराइड की, वो 3 मोलर हो रही है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो 6 मोलर हो रही है। अब ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास पोटाशियम क्लोराइड का क्लोराइड मौजूद था और एक क्लोराइड आपने 6 मोलर का ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो ओवरऑल कंसंट्रेशन होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी, यानी 6 मोलर प्लस यहाँ से 3.7 मोलर ऑलरेडी था, तो 6 मोलर प्लस 3.7 मोलर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इसी को कहते हैं ना। अब यहाँ से जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो लास्ट मंथ 3.7 से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब क्योंकि क्लोराइड की कंसंट्रेशन 3.7 से ज़्यादा है तो पोटाशियम का तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो एक कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई है तो इसका KSP लास्ट मंथ 13.7 से बढ़ेगा, तो 13.7 से KSP डैश बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बरक्स यहाँ पे अगर हम मीन लें तो 3 मोलर तो एडिड क्लोराइड था, इसमें जो ऑलरेडी क्लोराइड मौजूद था वो 3.7 मोलर था। ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्योंकि ये तो 3.7 और 3 का अगर हम मीन ले लें तो ये 3.35 हो जाता है, तो 3.35 आपके पास ये 3.35 है, ये 3.7 से कम है। ठीक है। तो यानी अब हमने जो 6 मोलर HCl डाला था उसके डालने से क्लोराइड की कंसंट्रेशन 3.7 से कम सिस्टम में डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रेसिपिटेट्स अपीयर नहीं होंगे। यहाँ पे इसी चीज को ग्राफिकली दिखाया गया है कि अगर आप कैल्शियम सल्फेट की डिसोल्यूशन को रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते जाएंगे कैल्शियम सल्फेट आपका इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरह से प्रेसिपिटेशन की एक और मिसाल ये है कि अगर हम एक लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लें, सॉरी लेड आयोडाइड कह रहा हूँ, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लें और उस लेड नाइट्रेट में हम पोटाशियम आयोडाइड डालना शुरू कर दें। देखिए लेड नाइट्रेट भी कलरलेस होता है, पोटाशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, तो इन दोनों का जो रिएक्शन होता है उससे लेड आयोडाइड बनता है और लेड आयोडाइड एक येलो सॉलिड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी आयन को उसका आयन जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो डालकर उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ आयन्स है, मिक्सचर ऑफ आयन्स का मतलब है लेड के अलावा भी और सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप क्या करें, उन तमाम चीज़ों को प्रेसिपिटेशन के थ्रू बारी बारी सेपरेट आउट अपने मिक्सचर से कर सकते हैं। अब ये काम कैसे किया जाता है वो हम आगे स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दो मेटल्स हैं जिनका आपको मिक्सचर दिया गया है, लेड आयोडाइड और मर्क्यूरस आयोडाइड। लेड आयोडाइड का जो KSP है वो 7.9 एक्सपोनेंट -9 है। इसके बरक्स जो मर्क्यूरस आयोडाइड है इसका जो KSP है वो 4.6 एक्सपोनेंट -29 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई मुझे ये बताइए कि क्या हम मरकरी को 99.99% सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट आउट करा सकते हैं, यानी ऐसे प्रेसिपिटेट आउट कराना है कि इसके साथ लेड प्रेसिपिटेट ना हो। यानी आपके पास दोनों मेटल्स तो मौजूद हैं सॉल्यूशन में, ये दोनों मेटल्स मौजूद हैं मिक्सचर में, आपने आयोडाइड ऐसे डालना है कि इन दोनों में से सिर्फ मरकरी प्रेसिपिटेट आउट हो और वो भी कितना, 99.99%। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये बड़ा एक बज़ाहिर तो एक मुश्किल सवाल लगता है, लेकिन ये आप किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपके पास जो मरकरी है वो 0.01% तक सिस्टम में बचा रहना चाहिए, यानी 99.99% अगर उसको सेपरेट करना है तो सॉल्यूशन में बचेगा कितना, 0.010%। अच्छा, ये परसेंटेज को हम मोलैरिटी में कैलकुलेट कर लेते हैं।
सीधा सीधा परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओरिजिनल कंसंट्रेशन से जो 0.01 मोलर थी, तो ये आता है 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलर। यानी आपके पास सॉल्यूशन में मरकरी इतना बचा रहना चाहिए। सही है। अब हम क्या करते हैं जनाब, हम इतना आयोडाइड डालते हैं जितना आयोडाइड मरकरी को 99.99% सेपरेट करने के लिए चाहिए। तो मरकरी को कितना आयोडाइड चाहिए सेपरेट होने के लिए वो हम देख लेते हैं। मरकरी का जो आपका KSP है वो ये है। इस KSP में आपके पास जो मरकरी की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बची रहनी चाहिए, ये हमने कैलकुलेट की थी ना, कि अगर हम मरकरी को प्रेसिपिटेट आउट करवा दें 99.99% तो इतना मरकरी आपके पास सॉल्यूशन में फिर भी बचा रहना चाहिए। तो इतने मरकरी के साथ कितने आयोडाइड आयंस इक्विलिब्रियम में होंगे वो हम KSP से निकाल लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन को आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और आयोडाइड आपको पता है कि आयोडाइड की कंसंट्रेशन हम KSP के साथ डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आयोडाइड जो निकलेगा वो 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 12 मोलर होगा। अब आपके पास इतना आयोडाइड है आपके पास मरकरी इतना बचा हुआ है, इस मरकरी के साथ इतना आयोडाइड इक्विलिब्रियम में है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर आप आयोडाइड ऐड करेंगे तो मरकरी और लेड के अंदर से पहले मरकरी ही क्यों सेपरेट आउट हो रहा है, इसकी वजह है इसका बहुत कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। जिस मेटल का KSP किसी भी आयन के साथ कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट आउट होता है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, बहरहाल इसको हमने यहाँ बता दिया है। अब इसके साथ इतना आयोडाइड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में है। क्या ये आयोडाइड लेड के साथ मिलकर लेड आयोडाइड को प्रेसिपिटेट आउट कर सकता है? तो हम देख लेते हैं। आपने इसके लिए सिंपली क्या करना है, आयोडाइड की इस कंसंट्रेशन को लेना है 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 12 मोलर को, और इसको 0.010 मोलर लेड के साथ, जो ओरिजिनली लेड मौजूद था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि लेड का जो KSP होता है वो किसके बराबर होता है, कि अगर हम KSP की बात कर लें यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक पैड से लिख रहा हूँ तो थोड़ा मेरे लिए लिखना मुश्किल है, तो KSP इसका अगर हम इवेल्युएट करें इस कंडीशन में, KSP डैश आप इसको कहेंगे, वो बराबर हो जाएगा किसका, इन दोनों इंडिविजुअल आयन की कंसंट्रेशन के। यानी एक तरफ आयोडाइड की कंसंट्रेशन आ गई, आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 12, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आप कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कराएंगे वो लेड की होगी, लेड की कंसंट्रेशन आपके पास 0.010 मोलर है, सही है। तो लेड की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0.010 मोलर, उसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे आयोडाइड के साथ तो KSP डैश की जो वैल्यू आएगी वो आपके KSP से कम होगी। जो भी वैल्यू आएगी 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 12 को मल्टीप्लाई कराएं अगर 0.010 मोलर से, तो आपके पास ये आ जाएगी 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है। 6.8 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ पे जो KSP डैश है वो KSP से कम है ना। इसका KSP एक्सपोनेंट माइनस 9 की रेंज में था अगर आप पिछली स्लाइड पे गौर करते हैं तो। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डैश प्राइम बन रहा है वो 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 14 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिलेक्टिवली मरकरी को 99.99% तक रिमूव कर भी लेते हैं तो उसके बावजूद जो आपका रह जाने वाला मरकरी है उसके साथ जो आयोडाइड इक्विलिब्रियम में होगा वो इनफ नहीं होगा सिस्टम में मौजूद लेड को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। समझ आ रही है बात? इसका मतलब यह है कि आप सिलेक्टिवली 99.99% मरकरी को सेपरेट आउट कर सकते हैं सिस्टम से, लेकिन यहाँ पे लाइफ जितनी आसान नजर आती है उतनी आसान होती थोड़ी है। बहुत सारा जो मरकरी आपका मर्क्यूरस आयोडाइड के प्रेसिपिटेट की सूरत में अलग हो रहा होता है, लेड आयोडाइड की सूरत में तो सेपरेट नहीं होता, लेकिन लेड आइंस जो होते हैं जब भी वो किसी सॉलिड स्पीशी को देखते हैं जैसे मर्क्यूरस आयोडाइड है तो वो क्या करते हैं उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, है ना। यानी लेड आयोडाइड की सूरत में तो वो सेपरेट आउट नहीं होते, लेकिन वो लेड उस मर्क्यूरस आयोडाइड की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लेड आपके पास प्रेसिपिटेट का हिस्सा बन के उस मरकरी के साथ अलग हो जाता है। चेंज जाएगा, ये कंसंट्रेशन बहुत कम है लेकिन बहरहाल कंटेमिनेशन तो हो जाती है।
यहाँ पे ज़रा ये बताइए कि आपके पास अगर मर्क्यूरस आयोडाइड के प्रेसिपिटेट के साथ लेड एड्सॉर्ब होके आ रहा है, तो क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि कितना लेड आपके साथ मर्क्यूरस आयोडाइड के साथ अटैच होके आ रहा है एज एड्सॉर्बेट? तो पहले तो क्या ये बता सकते हैं? नंबर 2, अगर हम ये बता सकते हैं तो बताने के लिए बेहतर किस चीज़ की एनालिसिस रहेगी? क्या वो जो सेपरेट आउट हमने मर्क्यूरस आयोडाइड को जिस सॉल्यूशन से किया था, जिसको आप मदर लिक्वर कहते हैं, क्या उसकी एनालिसिस करें लेड के लिए कि अब उसमें लेड की कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आई है, या जो मर्क्यूरस आयोडाइड आपका प्रेसिपिटेट आउट होके रेजिड्यू के तौर पे ऊपर रह गया है फिल्टर पेपर के, उसमें हम लेड के लिए एनालिसिस करें? तो आप अपने जवाब को कमेंट्स में डाल सकते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं समझ आया तो उसका भी आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। यहाँ पर हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।